गुड इवनिंग। आज आर्टिकल 2 के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। आर्टिकल 2 में क्या लिखा है सबसे पहले ये देख लेते हैं। एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट, ये दो वर्ड हैं, इसको याद रखिएगा। एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, पार्लियामेंट में बाय लॉ की मदद से कौन, पार्लियामेंट क्या कर सकती है, एडमिट इनटू द यूनियन में एडमिट कर सकती है और क्या कर सकती है, इस्टेब्लिश कर सकती है क्या, न्यू स्टेट्स, नए स्टेट्स। कैसे, न्यू स्टेट्स ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशंस एज इट थिंक्स फिट, ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशंस एज इट थिंक फिट। ठीक है, तो क्या याद रखना है इसमें, एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट, ये दो वर्ड हैं। एडमिशन या इस्टेब्लिशमेंट ऑफ किसका, नए स्टेट्स का। कौन कर सकता है, पार्लियामेंट कर सकती है। कैसे कर सकती है, मे बाय लॉ की मदद से। क्या कर सकती है, एडमिट इनटू द यूनियन या इस्टेब्लिश इनटू द यूनियन, क्या, नए स्टेट। कैसे, ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशंस, ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस की मदद से, एज इट थिंक्स फिट। Article 2 of the Indian Constitution grants the Parliament the power to admit new states into the Union of India or establish new states. This provision is part of the broader framework for the territorial integrity and flexibility of India's federal structure. The framers of the Constitution included this article to ensure that the newly independent India had the necessary legal framework. ठीक है, नेसेसरी लीगल फ्रेमवर्क, अगर इसमें आपको आगे लिखने को आ जाए तो उसका एक्सप्लेनेशन है ये, आप ऐसे लिख सकते हैं, लीगल फ्रेमवर्क टू रीऑर्गेनाइज कर पाए, रीऑर्गेनाइज और एक्सपैंड इट्स टेरिटरी ओवर टाइम, accommodating future political and administrative चेंजेस। कोई फ्यूचर में पॉलिटिकल या एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस आ जाए। अच्छा, अभी आर्टिकल 2 और 3 थोड़ा सा मिक्स हो जाता है आपस में, इसलिए ये सारी चीज़ें आ जाती हैं कि इसमें अकोमोडेटिंग पॉलिटिकल एंड फ्यूचर चेंजेस, पूरा आपने सोच रहा है रीऑर्गनाइज और एक्सपैंड। सिर्फ अगर आर्टिकल 2 की बात करें तो इसमें एक्सटर्नल टेरिटरीज का ही जिक्र है, बाहर से कोई टेरिटरी अगर आ जाए। ठीक है, दो प्रकार की टेरिटरी आ सकती है, एक तो वो जिसका ऑलरेडी पॉलिटिकल सिस्टम है, उसमें चल रहा है, प्रॉपर फुल फ्लेज पॉलिटिकल सिस्टम चल रहा है, उसको तो सिर्फ एडमिट करना है, आ जाओ भाई एडमिट हो जाओ। अब एक ऐसी टेरिटरी आ जाए जिसमें कोई पॉलिटिकल सिस्टम ऑलरेडी नहीं है, नई टेरिटरी है, नया लैंड है, कोई इंटरनेशनल ट्रीटी हो गई, कुछ और हो गया, तो उसको अगर आप ले रहे हैं तो वो है इस्टेब्लिश। ठीक है, और ये जो रीऑर्गेनाइज वगैरह, ये आर्टिकल 3 का हिस्सा एक्जैक्टली देखा जाए तो ये हम आर्टिकल 3 में पढ़ेंगे। तो एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट हमने पढ़ लिया। दिस रेफर्स टू द पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू एडमिट एन एक्सटर्नल टेरिटरी और रीजन इनटू द इंडियन यूनियन। इट कवर्स सिनेरियोज वेयर अ रीजन और कंट्री माइट चूज टू जॉइन इंडिया एज अ स्टेट प्रोवाइडेड इट इज आउटसाइड द एग्जिस्टिंग इंडियन यूनियन। दिस कॉन्सेप्ट वॉज रेलिवेंट इन द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटीग्रेटिंग, किसके लिए रेलिवेंट था, दिस कॉन्सेप्ट वॉज रेलिवेंट in the historical context of integrating princely states and territories like Sikkim, which became a state of India in 1975। अच्छा, इसमें जो हमने गोवा है, दमन एंड दीव है, ये सब टेरिटरीज़ की को भी अपने में शामिल करेंगे, एडमिट करेंगे इसी आर्टिकल की हेल्प से। उसके बाद जो इस्टेब्लिशमेंट है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि जब कोई ऐसी टेरिटरी लेके आए जिसमें पॉलिटिकल सिस्टम ऑलरेडी नहीं चल रहा है। ठीक है, रेफर्स टू द क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स, रेफर्स टू द क्रिएशन ऑफ न्यू states from regions that are not part of the existing union। जो डिस्टिंक्शन है इन दोनों के बीच में काफ़ी छोटा है, डिस्टिंक्शन किसके बीच में, इस्टेब्लिशमेंट
एंड एडमिशन, इसके बीच में जो डिस्टिंक्शन है, इज सटल बट इम्पॉर्टेंट. Establishment typically applies to areas where there is no pre-existing political structure integrated with India's. This provision would allow the Indian government to create new political entities. This provision would allow the government Indian government to create new political entities where none existed previously. उसके बाद आ जाते हैं जो लाइन लिखी हुई है टर्म्स एंड कंडीशंस. टर्म्स एंड कंडीशंस. द फ्रेज ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशंस एज इट थिंक्स फिट. ये जो फ्रेज लिखा गया है, द फ्रेज ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशंस एज इट थिंक्स फिट गिव्स पार्लियामेंट significant discretion in determining the arrangements under which a new state or territory is incorporated. These conditions might include economic arrangements, governance structures, autonomy provisions, or other requirements tailored to the specific territory. अब इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं. हिस्टोरिकल एप्लीकेशंस ऑफ आर्टिकल 2. Historical applications of Article 2. Article 2 has been used in several significant instances in India's history. Key examples. सबसे पहले सिक्किम्स एडमिशन 1975. Sikkim was originally a protectorate of India. क्या था पहले? प्रोटेक्टोरेट था. प्रोटेक्टोरेट ऑफ इंडिया. मीनिंग, इसका मीनिंग क्या है? दैट इट वॉज एन ऑटोनॉमस मोनार्की था विद इंडिया कंट्रोलिंग इट्स डिफेंस एंड एक्सटर्नल अफेयर्स. In 1975, फॉलोइंग अ रेफरेंडम, एक रेफरेंडम हुआ था. जो लोग हैं वहाँ के पीपल ऑफ सिक्किम वोट किया टू एबॉलिश. किस चीज़ के लिए? टू एबॉलिश दी मोनार्की एंड जॉइन इंडिया एज अ स्टेट. और कब हुआ? इसमें और भी अमेंडमेंट्स हैं, बट जो फाइनल वाला है वो हम पढ़ रहे हैं. दी 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. इसमें एक 2 अल्फा भी आता है, वो मैं अभी इसमें इसी वीडियो में कवर भी करूंगा आगे. ठीक है. तो 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एक था जो कि 1975 में आया, वॉज पास्ड. तो 36 अमेंडमेंट को पास किया गया किस चीज़ के लिए? ताकि एडमिट कर सकें किसको? सिक्किम को. किसमें? इनटू यूनियन ऑफ इंडिया में.
establishing it as 22nd state, establishing it as 22nd state under the terms set by parliament, जो terms parliament ने set किए हैं उसके तहत ये इसको 22nd स्टेट बना दिया जाए। ठीक है, दिस इज अ क्लियर एग्जांपल ऑफ आर्टिकल 2 इन एक्शन एज सिक्किम वाज नॉट पार्ट ऑफ इंडियाज ओरिजिनल टेरिटरी। तो ये क्या हो गया, किसका एग्जांपल हो गया, एडमिशन का। ठीक है, एडमिट कर दिया हमने। उसके बाद एग्जांपल है इंटीग्रेशन ऑफ कुछ एक टेरिटरीज थी जिसमें अभी भी फ्रेंच और अपना पोर्टुगीज जो भाई साहब हैं उनका कंट्रोल था। ठीक है, उनको हमने लिया अपने हिस्से में, जैसे गोवा, गोवा को लिबरेट करवाया पोर्टुगीज के कंट्रोल से कब, 1961 में, और उसके बाद ये क्या बन गया, यूनियन टेरिटरी। उसके बाद इसको जो है 1987 में इसको क्या कर दिया हमने, स्टेट बना दिया। ठीक है, 1961 में हमने इसको शामिल किया अपने इंडिया में, यूनियन टेरिटरी बनाया, फिर 1987 में स्टेट बना दिया। ठीक है, उसके बाद फ्रेंच की कुछ टेरिटरीज, फ्रेंच टेरिटरीज ऑफ पौंडीचेरी, जैसे कि कराईकल, माहे और यनम, इनको इंटीग्रेट किया, कराईकल, माहे, यनम, इनको इंटीग्रेट किया हमने 1954 में, एंड वर कलेक्टिवली डेजिग्नेटेड एज द यूनियन टेरिटरी ऑफ पौंडीचेरी, यूनियन टेरिटरी ऑफ पौंडीचेरी। Although the exact method of integration varied, Article 2 allowed for the flexible admission of these territories into India. उसके बाद पावर्स ऑफ पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 2। उसके बाद देख लेते हैं पावर क्या है पार्लियामेंट की, पावर्स ऑफ पार्लियामेंट under Article 2. Article 2 vests broad discretionary powers in Parliament, allowing it to determine how and under what conditions a new state of territory will be incorporated into the Union. These powers include, सबसे पहले आपका legislative authority. सबसे पहले क्या है इनके पास, legislative authority है। ठीक है, Parliament can pass a law, can pass a law to admit a new state into the Union or establish a new state. एक law पास कर सकते हैं admit करने के लिए या establish करने के लिए a new state. This law sets the terms and condition, ये terms and conditions set करता है for inclusion, addressing factors such as, क्या कौन कौन से factors को address करता है, such as governance, legal framework, financial arrangements, and और क्या, rights of the people within new state। सबसे पहले legislative authority हो गया। उसके बाद tailored integration, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। Parliament has the authority to tailor the terms of integration to suit specific needs of the territory being admitted. For example, एग्जाम्पल के तौर पे जो हमने स्पेशल स्टेटस का प्रोविजन दिया हुआ है, किसको दिया था, सर्टेन स्टेट्स अंडर कॉन्स्टिट्यूशन सच एज जम्मू एंड कश्मीर अंडर आर्टिकल 370। ये काफ़ी विवादित है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे डिटेल में। तो अभी तो एब्रोगेट कर दिया, रिफ्लेक्टेड, बट एब्रोगेशन में भी काफ़ी चीज़ें हैं, इसलिए एब्रोगेट वर्ड भी मैं भी यूज़ नहीं कर रहा हूँ, उसको हम जब गहराई से पढ़ेंगे तब देखेंगे इसमें क्या चीज़ें हैं। ठीक है, अभी फिलहाल इसको हम छोड़ देते हैं। Reflected the flexibility Parliament can exercise in setting the terms for new territories. Okay, उसके बाद constitutional safeguards and checks. While Article 2 grants Parliament broad powers, these powers are exercised within a democratic and legal framework. ठीक है, ये जो powers हैं Parliament की, ये है exercise within a democratic and legal, जो democratic और जो legal framework है उसके अंदर है। Subject to any law admitting or establishing a new state must be passed by a parliament, must be passed by a parliament, ये नहीं आएगा, by parliament, subject to debate and approval by elected representatives। ठीक है, subject to डिबेट्स होंगी इसमें और रिप्रेजेंटेटिव्स के आंसर क्वेश्चन सवाल होंगे और वो अप्रूव करेंगे तभी पास होगा। सब्जेक्ट टू डिबेट एंड अप्रूवल बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। Additionally, the terms and conditions set by Parliament can be subject to judicial review. Judicial review भी हो सकता है इसका। ठीक है, judicial review, जो भी terms and conditions set किए हैं, terms and conditions का judicial review भी हो सकता है if they violate any constitutional principles or fundamental rights. Contemporary relevance क्या है इसका? Though Article 2 has been historically significant in expanding the Union of India, its application in the contemporary context is less frequent. तो अभी तो फिलहाल फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा नहीं है, और बट आगे जो हमारे जैसे जियो पॉलिटिकल सिनेरियोज चल रहे हैं उसमें कुछ भी हो सकता है ना। ऐसा तो नहीं है कि एक बार हो गया, अभी आगे पाकिस्तान है, पाकिस्तान का मूड बदल जाए आ जाए इंडिया में, बांग्लादेश है उसका मूड बदल जाए आ जाए इंडिया में, अफगानिस्तान का है, कुछ भी हो सकता है। यूरोपियन यूनियन बना हुआ था, वैसे ही इंडिया में मिक्स हो जाए आके, क्या पता। अमेरिका जो है वो अभी आपने सुना होगा, डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब ग्रीनलैंड के लिए कुछ बोल रहे हैं। ठीक है, उसको ले लेंगे। ठीक है, फिलहाल अभी इन्होंने उसके बारे में भी बोला है कि गाज़ा के बारे में भी, ठीक, गाज़ा स्ट्रिप के बारे में भी बोला है। तो होने को कुछ भी हो सकता है पॉलिटिक्स में, और पावर जिसके हाथ में पावर है, और कल को लोग आपस में मिलकर कुछ भी डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो मान लो कल को कोई वॉलंटरी एक्सेशन करना, मतलब अपने आप को मिलना चाहता हो, ज्वाइन करना चाहता हो, तो हमारे पास कुछ ना कुछ तो प्रोविजन होने चाहिए ना उसको अलाउ करने के लिए अपने उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को फ्लेक्सिबल बनाना, इतना फ्लेक्सिबल तो रखना पड़ेगा ना कि जिससे कि जो भी रियलिटी है प्रेजेंट की उनको हम डील कर सकें। ठीक है, टेरिटोरियल एडजस्टमेंट्स कर सकें। तो आर्टिकल 2 जो है इन्हीं सब चीज़ों से डील करता है।
मोटा मोटा, ठीक है, हमारी जो टेरिटरी है उससे, यूनियन ऑफ इंडिया का, उसको एक्सपैंड करना, खास करके क्योंकि घटेगा तो नहीं, एक्सपेंशन से ही डील करना है, घटने का तो प्रावधान है ही नहीं ना इंडिया के साथ। आप बाहर जाने का वो नहीं है, अंदर आना जो है, आना आपकी मर्जी से है, जाना हमारी मर्जी से है, आने का प्रावधान है, जाने का नहीं है। तो आप तो कुल मिला के इतना ही हर वो एक्सपेंशन है, मोटा मोटा देखा जाए तो एक्सपेंड करने के लिए हमने ये एक आर्टिकल 2 बना के रखा हुआ है कि आप आइए, इसके तहत हम आपको लीगली अंदर अपने साथ अपने देश में शामिल करेंगे और अपने देश का एक हिस्सा बन जाएगा। तो वो जो अखंड भारत है, वो अखंड भारत भी हम इसी आर्टिकल 2 से ही तो बना सकते हैं। कल को कभी बना 1000 साल 2000 साल जितना भी टाइम में बनेगा, अगर मतलब इसमें नहीं जाते पॉलिटिकल डिस्कशन में, बट सिंपल है, कुछ भी हो सकता है पॉलिटिकली, हर एक चीज़, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन लाइफ, है ना, कुछ भी हो सकता है। क्या पता पाकिस्तान और बांग्लादेश में दिमाग आ जाए, बोले यार लड़ने में कुछ नहीं रखा है, चलो आपस में मिल के रहेंगे, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, क्या पता ये एक अलग से स्टेट बन जाए और इंडिया के अंदर यूनियन ऑफ इंडिया में शामिल हो जाए, हो सकता है ना। सो अभी के लिए आर्टिकल 2 ही। बाकी अच्छा, एक चीज़ रह गई हमारी, आर्टिकल 2 अल्फा। जो आर्टिकल 2 अल्फा है, ये एक टेम्प्रेरी प्रोविजन था, ठीक है। आर्टिकल 2 अल्फा टेम्परली एग्जिस्ट करता था और ये इंट्रोड्यूस किया गया था 22nd अमेंडमेंट के तहत 1969 में, फॉर इंक्लूजन ऑफ द टेरिटरीज ऑफ न्यू स्टेट ऑफ सिक्किम एज एसोसिएट स्टेट ऑफ इंडिया। अब एसोसिएट के लिए तो कुछ था नहीं ना हमारे पास, तो उसके लिए हमने टेम्परली डाला गया था, ठीक है। दिस आर्टिकल वॉज पार्ट ऑफ अ स्पेशल अरेंजमेंट वेयर बाय सिक्किम वॉज गिवन स्पेशल स्टेटस, एसोसिएट स्टेट, एक यूनिक स्टेटस दिया था हमने, जिसके तहत फुल फ्लेज स्टेट ना होके, मतलब ना तो फुल फ्लेज स्टेट है, ना ही इंडिपेंडेंट प्रोटेक्टरेट है, ठीक है, ना तो पूरे तरीके से फुल फ्लेज स्टेट बन रहा था और इंडिपेंडेंट ना ही इंडिपेंडेंट प्रोटेक्टरेट था। बट ये जो हिसाब किताब है वो हमारे इंडिया में हमें समझ में नहीं आता, या तो पूरा इधर या पूरा उधर। तो इवेंचुअली 1975 में इसको फुल फ्लेज स्टेट बना दिया गया थ्रू 36th अमेंडमेंट, ठीक है। तो वो 22nd है, फिर 36 है, और वो उसके बाद 2 अल्फा जो है वो टेम्पररी प्रोविजन था सिर्फ, ठीक है। सो हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।